बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FASC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। और स्टूडेंट्स हम यहाँ पर नेशनल बुक फाउंडेशन 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 2 कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैनल पर अगर आप आ गए हैं तो इसका मतलब है कि आपकी केमिस्ट्री की मुश्किल जो है वो कम्प्लीटली हल होने वाली है, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री घोल कर पिलाई जाती है। जी हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप easycam4u.com वेबसाइट को विजिट करें। यहाँ पर आपको वेबसाइट पे डिफरेंट क्लासेस के टैब्स नज़र आएंगे। आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप क्लास 12 की टैब को क्लिक कर लें, और यहाँ पर आपको जो है क्लास 12 के टैब में जो भी चैप्टर्स पढ़ाए जा चुके हैं और उनके जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो वीडियो नज़र आ रही है ये फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट की है। आप इसको वॉच कर लें और अपनी बुक में मार्क कर लें जो जो से टॉपिक आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले हैं, क्योंकि उसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, देन आप चैप्टर 2 जो है वो चल रहा है, उसके जो जो भी टॉपिक्स अपलोड हो चुके हैं वो इस सीक्वेंस में यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। आपने उसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो चलें स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। तो चलें स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं लेक्चर विद द थॉट ऑफ द डे। स्टूडेंट्स, बीइंग अ स्टूडेंट आप अपनी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई एक अच्छी बात ऐड किया करें। जैसे कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में ये चीज़ ऐड करेंगे कि आप झूठ नहीं बोलते, आप हमेशा सच बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऐड करेंगे तो ये इन लॉन्ग टर्म जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। बल्कि अभी भी आपकी स्टूडेंट लाइफ में भी ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ये चीज़ कि आप जो है आपकी पर्सनालिटी में झूठ नहीं है। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि हर शख्स जो है वो अपने मफाद के लिए छोटे से छोटा झूठ वो बोलता है, और वो इस चीज़ को बुरा भी नहीं समझता, वो इस चीज़ को गुनाह भी नहीं समझता। उसको यही फील होता है कि नहीं, ये तो हमने हल्का फुल्का सा झूठ बोला है। मतलब आजकल जो है वो चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि बुराइयां और जो भी गलत काम है वो इतना इजी हो चुके हैं कि झूठ बोलने को तो गलत समझा ही नहीं जाता। फॉर एग्जांपल बीइंग अ स्टूडेंट, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, हाँ, अगर हम बीइंग अ टीचर इन्विजिलेशन कर रहे हैं और एक स्टूडेंट बार बार जो है ना वो दूसरे स्टूडेंट की कॉपी को मतलब देखने की कोशिश कर रहा है, या एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखा रहा है और वो उसको कॉपी करवा रहा है। ठीक है, तो अब एक जो इन्विजिलेटर है वो क्या करेगा, वो एक दफ़ा नोट करेगा, उन्हें मना करेगा, नहीं मना होंगे या कुछ भी 2 दफ़ा, फिर वो जो उनसे सख्ती करेगा। ठीक है, वो उनसे कहेगा कि आप क्यों इस तरह से चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट आगे से पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं मैम, नहीं सर, हम तो नहीं कर रहे थे, हम तो बिल्कुल नहीं, हम तो ये यहाँ पर देख रहे हैं, हम ऊपर देख रहे थे, हम इधर देख रहे थे, हम नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो मानेंगे ही नहीं। हालांकि इन्विजिलेटर प्रॉपर्ली उनको काफ़ी दफ़ा देख के वार्न भी कर चुका है, लेकिन वो नहीं मानेंगे, वो झूठ ही बोलेंगे और वो इस चीज़ को गलत भी नहीं समझेंगे। ठीक है, वो ये कहेंगे कि क्या है, हम चीटिंग ही तो कर रहे थे, तो क्या है क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपनी पर्सनैलिटी में नहीं लानी। ठीक है, ये इस चीज़ को आप निकाल दें। एक तो चीटिंग को भी आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें कि आप चीटिंग करेंगे तो आप फुल मार्क्स ले आएंगे, आप टॉप कर लेंगे, आप बोर्ड के टॉपर बन जाएंगे, आप यूनिवर्सिटी के टॉपर बन जाएंगे, तो आप बहुत आपकी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजरेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपने गलत किया होगा ना वो आपको अल्लाह ताला किसी न किसी मोड़ पे आपको उसकी सज़ा मिलती है। ठीक है, और वो आपको पता चलता है कि ओहो अच्छा अच्छा ये हुआ है। अगर किसी ने धोखे से झूठ बोल के अगर कोई माल कमाया होता है, पैसे कमाए होते हैं, वो भी उसके डिफरेंट तरीक़ों से निकल जाते हैं। ठीक है, वो उसको सुकून नहीं लेने देते। तो आपने अपनी पर्सनालिटी में ये चीज़ ऐड करनी है कि इस चीज़ को ना आपने झूठ को अपनी ज़िंदगी से कम्प्लीटली निगलेक्ट कर देना है। वो इतना अच्छे से निगलेक्ट करना है कि आप इस चीज़ में आपको वो हो जाए कि अच्छा वो पर्सन वो तो कभी झूठ नहीं बोलता। जैसे कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब उनके ऊपर यानी नबूवत आने से पहले ही जो काफिर थे, जो उनके दुश्मन थे, वो इस चीज़ का दे रहे थे, वो इस चीज़ की गवाही दे रहे थे कि ये शख्स ये तो झूठ तो नहीं बोलता, वैसे ये बहुत सादिक और अमीन है। यानी हमें ये बंदा पसंद भी नहीं है या फिर हमने इसके कहने पे इस्लाम भी कबूल नहीं करना, लेकिन हमें कहीं ना कहीं अंदर पता है कि ये झूठ नहीं बोलता, ये सच ही बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने अंदर पर्सनालिटी में लानी है। और जब छोटी छोटी ऐसी आप करैक्टरिस्टिक्स अपनी पर्सनालिटी पे लाएंगे तो किस तरीके से वो ग्रूम करेगी इंशाल्लाह, वो आपको भी फ़ायदा देंगी इन लॉन्ग टर्म, आखिरत में भी और ज़िंदगी में भी इंशाल्लाह। अब जैसे कुरान पाक में सूरह ताहा है। ठीक है, अब देखें कितना इजी सा इसमें लिखा हुआ है कि जिसने आयत नंबर 61, जिसने भी झूठ घड़ा वो नाकाम रहा। यानी हम झूठ बोल के अपने, जैसे अगर टीचर बोलेंगी कि
आपने छुट्टी क्यों की थी। अब आपने वैसे ही छुट्टी की थी, लेकिन आप कहेंगे मैं वो तबीयत ख़राब थी इसलिए छुट्टी की थी। इस तरह से नहीं करना, ठीक हो गया। यानी आपने सच ही बोलना है। अच्छा, अब जैसे जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू की वजह से फ़रिश्ते इससे 1 मील दूर हो जाते हैं। यानी कितनी शदीद, आप कह लें कि ये उस बंदे के लिए अजाब ही है एक तरीके से, कि अब उसके मुंह से जो बदबू आ रही है फ़रिश्ते उससे दूर हो गए हैं। फ़रिश्ते उससे दूर हो गए तो इसका मतलब है वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गया, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आपने अपने अंदर भी लाना है। और अगर कोई आपके साथ मतलब बहन भाई हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सब में भी आपने इस चीज़ को जो है इनकलकेट करना है, इस चीज़ के बारे में बात करनी है कि हम जो है इंशाल्लाह कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी जो एसओलॉज ऑफ केमिस्ट्री का जो हमने एक लिस्ट बनाई हुई थी पिछले लेक्चर में, अगर आपने देखा हो तो हमने ये जो 4 टॉपिक्स जो है ना ये कम्प्लीटली जो है वो कर लिए थे। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स थी और सेल्फ चेक या कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस थी जो हमने नहीं की, ठीक है। वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाती है 2.1। ये है कि व्हाट हैपेंड व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल इज डिप्ड इन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक मेटल को जब कॉपर सल्फेट में डाला गया तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन था, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता से क्या हो रहा है कि वो कॉपर सोल्यूशन जो है सोल्यूशंस में से निकलकर जिंक की जो हमने स्ट्रिप ऐड की थी उसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है, ठीक है। और ब्लू कलर जो है सोल्यूशन का वो आहिस्ता आहिस्ता से फेड आउट होता जा रहा है, ये देखें, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या हुआ है हमारे पास कि हमारे पास ये जैसे कि हमने कहा कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में हमने उसको डिप किया हुआ है। तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का मतलब है कि इसमें कॉपर और सल्फेट के आइंस प्रेजेंट हैं सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, और इसमें जब हमने जिंक मेटल को जो है वो डिप किया तो ये जिंक मेटल है। अब जिंक मेटल क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करेगा कॉपर को, और कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर कॉपर मेटल की फॉर्म में इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो जिंक है वो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स तो दे देगा कॉपर को और ख़ुद जिंक +2 आयन की फॉर्म में सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। सारा का सारा जिंक जो है वो सोल्यूशन की फॉर्म में आ जाएगा और सारा का सारा जो कॉपर है वो सोल्यूशन से जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक से लेकर सोल्यूशन से जो है वो उस जिंक की जो स्ट्रिप है उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसीजर था। तो इसमें आप देखें कि इट इज़ ऑब्जर्व दैट अ डार्क ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर बिगिंस टू फॉर्म एट द जिंक सरफेस। जिंक सरफेस के ऊपर कॉपर डिपॉजिट होगा जो कि डार्क ब्राउन कलर का है। एंड एट द सेम टाइम अब क्योंकि वो जो ब्लू कलर था सोल्यूशन का वो कॉपर +2 की वजह से था, अब जब कॉपर +2 निकल गया है वो जाके डिपॉजिट हो गया है जिंक की सरफेस के ऊपर, तो इसका मतलब उसका ब्लू कलर भी डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो और बाद में जब सोल्यूशन को एनालाइज किया गया तो सोल्यूशन में देखा गया कि वहाँ पर अब कॉपर 2 आइंस नहीं है बल्कि वहाँ पर जिंक +2 आइंस प्रेजेंट हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें, ये जो चेंजेस हुई हैं एक्सपेरिमेंट में, इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम किस तरह से लिखेंगे, जिंक को हमने कॉपर +2 में डिप किया है और वो जिंक आइंस की फॉर्म में चला गया और कॉपर सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है। दिस रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 2 हाफ रिएक्शंस। अब जिंक जो है वो सॉलिड से एक्वस में जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इट मीन्स कि जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और सॉलिड कॉपर में जा रहा है, इसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये सिंपल इसी तरीके से था ये एग्जाम्पल 2.1। देन आ जाती है एग्जाम्पल 2.2। आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, विच टेक्स प्लेस इन द कम्बस्शन ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस आपके पास मीथेन है, उसकी कम्बस्शन हो रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा, ठीक हो गया। तो अब इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बता दें, लेकिन किस टर्म में बताने हैं, इन टर्म्स ऑफ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का बताना है आपने पहले, और आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि ऑक्सीडेशन में आई होता है एट दी एंड, तो आई से क्या होता है इंक्रीज, ठीक है।
तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ऑक्सीडेशन होगा, और इसी तरह रिडक्शन में, रिडक्शन का शॉर्ट लिखें तो वो उसमें एट द एंड होता है डी, ठीक है। तो डी से होता है डिक्रीज, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है ऑलरेडी, पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने डिटेल से कर लिया था। अब आपने इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिखेंगे, और पिछले फर्स्ट लेक्चर में ही हमने हाउ टू असाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर टू द ऑल द एलिमेंट्स इन द इक्वेशन, ये हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया था। तो अब जैसे ये कि ऑक्सीजन फ्री एलिमेंट में है तो इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक हाइड्रोजन जो है ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो उसकी +1 होती है, और साथ अगर 4 हैं तो उनकी +4 हो जाएगी, ठीक है। और +4 है तो इसका मतलब है कि उसको बैलेंस करने के लिए कार्बन के ऊपर हम क्या डालेंगे, -4, ठीक हो गया, क्योंकि +4 -4 यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और एज अ होल CH4 जो है वो न्यूट्रल आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि किसी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है। CH4 भी न्यूट्रल है, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी एंड वाटर भी। देन कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ आ जाएं, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है और 2 के ऊपर -4 हो जाएगा, उसको बैलेंस करने के लिए कार्बन के ऊपर +4 आ जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है और एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है, और 2 के ऊपर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये आपने सब एलिमेंट्स के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो लगा दी हैं। अब आपने बताना है कि जैसे कि अब हमें कार्बन नज़र आ रहा है कि कार्बन +4 से जो है -4 से +4 में जा रहा है, ठीक हो गया। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, फॉर्मेट आपने यही रखना है, जो भी इक्वेशन आपको दे दी जाए फॉर्मेट आपने चेंज नहीं करना, फॉर्मेट आपने यही रखना है। यानी आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, उसको पकड़ लें। जैसे कि हमने लिखा कार्बन इंक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -4 इन CH4, क्योंकि -4 किस में थी इसकी, CH4 में, टू +4 इन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी हमने ये भी बताया कि -4 ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन की जो है वो कौन से फॉर्म में थी, मीथेन फॉर्म में थी, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म है। तो ये फॉर्मेट सेम इसी तरीके से रहना चाहिए, ठीक है। एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी अब हमने यहाँ पे कार्बन का बताया कि कार्बन जो है वो इंक्रीज कर रहा है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम -4 टू +4 एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी इस पूरे सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि कार्बन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ठीक हो गया। अब सेकेंड आ जाए ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो 0 से जो है वो यहाँ पर भी -2 है और यहाँ पर भी -2 है, यानी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में भी -2 ही शो कर रहा है और वाटर में भी -2 शो कर रहा है। अब ये कोई ना हो के कोई स्टूडेंट कहे कि नहीं मैम कार्बन डाइऑक्साइड में ना ये क्या शो कर रहा है, -4 शो कर रहा है, ये देखें कार्बन डाइऑक्साइड में -4 शो कर रहा है, नहीं -4 नहीं है, 1 ऑक्सीजन की -2 ही है, ये -4 जो आपको नज़र आ रही है 2 ऑक्सीजन की है, ठीक हो गया। तो अब आप ऑक्सीजन का कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन डिक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि 0 से लेकर -2 की तरफ जा रहा है ना, ठीक है, -2 की तरफ। तो ऑक्सीजन डिक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 in oxygen to -2 in carbon dioxide and water and undergo reduction। बस यहीं तक आपसे पूछा था कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, बता दें। तो हमने बता दिया भाई ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से यहाँ चेंज हुई है और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपने बिल्कुल सेम इसी फॉर्मेट पर ही लिखना है। लेकिन जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो उस पूरे सब्सटेंस को आपने बोल देना है कि दिस इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है मीथेन में, तो अब हम उसको बोलेंगे कि CH4 इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो उसकी रिडक्शन हो रही है तो हम कहेंगे O2 इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट में आ जाए कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1। अब कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज में आपके पास 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, मैंने A B C उनको मार्क कर दिया है। अब A जो है वो आपके पास क्या है कि इसमें भी सेम वही पूछा हुआ है कि आपने आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, यानी आप ऑक्सीडेशन नंबर उनका नोट करेंगे, ठीक है, और वो जिस तरह से चेंज हो रहा है और फिर आपने बताना है जिसका इंक्रीज हो रहा होगा उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है और जिसका डिक्रीज हो रहा होगा उसमें रिडक्शन हो रही होगी। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लिया,
ये बेसिकली आपको ना इन एग्जांपल्स में बेसिकली आपको क्या प्रैक्टिस करवाई जा रही है इन एग्जांपल्स में, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस में, कि आपको इक्वेशंस के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स पुट करना आ गया है या नहीं, ठीक है, और आइडेंटिफाई करना आ गया या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट आपने बैलेंसिंग इक्वेशन करनी है। अगर आप यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, आप अच्छे से ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं लगा पा रहे, तो इट मीन्स कि आपको बैलेंसिंग इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं आने वाली, ठीक है। तो क्लोरीन Cl2 जो है वो फ्री फॉर्म में है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एलिमेंट सिंपल एटॉमिक फॉर्म में होगा या अपने ही एटम के साथ उसने बॉन्ड बनाया होगा, ठीक है, जैसे H2, F2, Cl2 इस तरह करके, ठीक है, या S8 कर लें, तो ये अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाया हो तो उसको हम फ्री एलिमेंट कहते हैं, फ्री स्टेट कहते हैं। फ्री स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, एक ऑक्सीजन की -2 होती है, हाइड्रोजन की +1 होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि अब हम मींस के हमने टोटल 0 लानी है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो टोटल अगर 0 लानी है तो ऑब्वियसली बात है कि हमें सोडियम के ऊपर +1 लिखना होगा, और वैसे भी हमें पता है कि ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है और ग्रुप 1 के एलिमेंट की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हेलोजेंस की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और ग्रुप 1 एलिमेंट्स की एल्कली मेटल्स की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +1 -1 0, मतलब ओवरऑल चार्ज 0 है। देन वाटर का आप देख सकते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, हाइड्रोजन एक के ऊपर +1, 2 के ऊपर +2 हो जाएगा, तो ये एज अ होल ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। अब सोडियम के ऊपर +1 है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, तो अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि हाइड्रोजन के ऊपर -1 होता है तो हम -1 पुट कर दें, नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, जिसकी वजह से अब आप देखेंगे कि अब हमें यहाँ पर क्या पुट करना चाहिए कि +1 और -2 और बीच में हमें यहाँ पर क्या पुट करना चाहिए कि ये एज अ होल जो है वो ये 0 के इक्वल आ जाए। तो हमें +1 पुट करना चाहिए ताकि +1 आपस में +2 हो जाए और +2 -2 जो है वो आपस में 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर +1 पुट कर दिया, तो ये आपके पास ओवरऑल चार्ज 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें चेंजेस जिसमें नज़र आ रही हैं वो है जी क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सोडियम है, सोडियम भी हमेशा +1 से यहाँ पे भी +1 में नज़र आ रहा है, ठीक है, इसकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। अच्छा, फिर ऑक्सीजन जो है -2, यहाँ पे भी -2 और यहाँ पे भी -2, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। और हाइड्रोजन जो है वो +1 और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर चेंज हो रही है क्लोरीन की, तो ये आपने पढ़ा हुआ है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, जिसमें एक ही एलिमेंट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि क्लोरीन इंक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 इन Cl2 टू +1 इन NaClO, ठीक है। सोडियम क्लोरेट में ये चेंज कर रहा है एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन। और फिर दूसरा बताएं कि क्लोरीन डिक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 इन क्लोरीन टू -1 इन सोडियम क्लोराइड एंड अंडरगो रिडक्शन, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अगर आपसे पूछा कि ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट्स बता दें, तो आप बताएंगे कि ये जो है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसमें एक ही एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडेशन भी हो रही है उसी की और उसी की रिडक्शन भी हो रही है, तो इटसेल्फ वही ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट वो बोथ एक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज का 2.1 का बी, ठीक है। यूज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, वही क्वेश्चन है, टू आइडेंटिफाई द एटम्स अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है और फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है, ठीक है। तो अब आयरन एंड ऑक्सीजन दोनों ही फ्री स्टेट में है, दोनों की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। नेक्स्ट हम आ जाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम ऑक्सीजन का लगाएंगे कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 3 का कितना होगा -6, ठीक हो गया। फिर उसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है कि आयरन के ऊपर +6 होना चाहिए, ठीक है, +6 होना चाहिए। और फिर जब हम उसको यानी 2 आयरन के लिए लिखेंगे, 2 आयरन के लिए लिखेंगे तो एक आयरन के ऊपर जो है वो +3 आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी हमें पता चल गया कि एक आयरन 0 से लेकर +3 में जा रहा है, ठीक हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि आयरन इंक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी Fe इंक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 इन Fe टू +3 इन Fe2O3, यानी फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन
एंड अब दूसरा ये है कि ऑक्सीजन डिक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 इन O2 टू -2 इन फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड में ही जा रहा है वो, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो रही है, 0 से -2 डिक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड अंडरगो रिडक्शन, ठीक हो गया। और अगर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का पूछें तो आपने बताना है कि SOFE इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीजन इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट आ जाएगा कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट जो इक्वेशन है वो, ठीक है। इसमें जो ग्लूकोज है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन रहा है। तो हमने सबसे पहले ग्लूकोज की इक्वेशन लिख ली। अब हमने ग्लूकोज की इक्वेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगानी है, ठीक है। एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 6 का -12 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन का हमें पता है कि +1 होता है तो 12 हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी +1 और मल्टीप्लाई बाय 12 ऐसे करके, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या हो गया कि देखें +12 तो -12 से कैंसिल हो गया। अब कार्बन का क्या लगाएं, कार्बन का ऑब्वियसली बात है कि हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0, ठीक है, ताकि ओवरऑल पूरे ग्लूकोज के ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए। देन ऑक्सीजन जो है वो फ्री स्टेट में, उसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। देन कार्बन डाइऑक्साइड में एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 और 2 के ऊपर -4 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए कार्बन के ऊपर +4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वाटर में एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 और 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें नज़र आ रहा है कि कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और ऑक्सीजन की चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कार्बन इंक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 इन ग्लूकोज टू +4 in carbon dioxide and undergo oxidation, ठीक हो गया। एंड ऑक्सीजन डिक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 in oxygen यानी O2 to -2 in carbon dioxide and water and undergo reduction, ठीक हो गया। अब अगर इसी तरीके से अगर इसी का आपसे ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट पूछें तो आप बताएंगे कि ग्लूकोज जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि आपको पता है ना कार्बन जो है उसकी क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी, तो ये पूरा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। और ऑक्सीजन की क्या हो रही थी, रिडक्शन हो रही थी, और ऑक्सीजन जो है पूरा का पूरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.5 जो कि हमारे टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, उससे पूछी गई है। और एक इक्वेशन थी और इसमें बताया गया था कि मतलब पूछा गया था कि कौन ऑक्सीडाइजिंग है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट, ये बता दें। तो हमने हमेशा की तरह इसमें भी हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पुट करनी है। सबसे पहले तो वैसे मैंने यहाँ पर कॉपर के ऊपर लगा दिए, कॉपर पे नहीं लगाना, पहले ऑक्सीजन के ऊपर लगाना है। सबसे पहले हम जो है वो लगाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है, -2, और उसको बैलेंस करने के लिए कॉपर के ऊपर +2, ठीक हो गया। फिर हाइड्रोजन जो है फ्री स्टेट में उसकी 0 लगेगी, कॉपर भी फ्री स्टेट में उसकी भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। और वाटर में हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 तो 2 के ऊपर +2 हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या नज़र आ रहा है कि कॉपर +2 से जो है 0 में जा रहा है, डिक्रीज़ हो रही है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और हाइड्रोजन की 0 से +1 में जा रही है, ठीक है। तो हम हाइड्रोजन की सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन इंक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम 0 in H2 to +1 in water and undergo oxidation, so H2 is a reducing agent, ठीक है। यानी हाइड्रोजन की यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो पूरा का पूरा हाइड्रोजन जो सब्सटेंस है वो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। फिर हमारे पास आ जाता है कॉपर डिक्रीजेज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 in copper oxide to 0 in copper and undergo reduction, so copper oxide is a reducing agent, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने ये सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज या कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेज और एग्जांपल्स कंप्लीटली कर ली हैं। ये बेसिकली आपकी प्रैक्टिस थी कि आपको किस तरीके से जो है प्रॉपर आंसर करना है, उसका स्ट्रक्चर आपको बताया, फॉर्मेट बताया ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, और इसके साथ साथ आपको जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स पुट करना आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है बैलेंसिंग इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कॉमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर किया करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।